अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स जी। हमने चैप्टर 2 पढ़ लिया, चैप्टर 3 पढ़ लिया। चैप्टर 3 के हमने एमसीक्यूज़ करनी है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा हम डिले कर रहे हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1। जी, चैप्टर नंबर 1 में जब हम जाते हैं तो ये चैप्टर नंबर 1 है, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स इसको कहते हैं। इसमें हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर चॉइस और स्कार्सिटी एक थ्योरी होती है वो पढ़ेंगे, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स माइक्रो और मैक्रो ये पढ़ेंगे। इससे जब हम आगे चलते हैं तो फिर हम कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत हमें पता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिवीजन ऑफ लेबर और कैपिटल फॉर्मेशन और एजेंट्स आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी, ये पढ़ लेंगे। ठीक है। इसी तरह से जनाब हम टाइप्स ऑफ गुड्स हैं, जैसे हमें पता है कुछ इन्फेरियर होती हैं, कुछ सुपीरियर होती हैं। और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। और आखिर पे हम इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ेंगे और हमारा ये ख़त्म हो जाएगा जी। तो हम स्टार्ट करते हैं जनाब डेफिनेशन से, नेचर से और ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स से। नहीं जी, इकोनॉमिक्स इज द नोन एज मदर ऑफ सोशल साइंसेस। ठीक है, जितनी भी सोशल साइंसेस हैं उनकी इकोनॉमिक्स मदर है। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज विटनेसिंग दैट मैन इज कंटिन्यूसली स्ट्राइविंग टू सॉल्व द मेजर इकोनॉमिक इशू इंडिविजुअल लेवल पे, माइक्रो लेवल और स्टेट लेवल जैसे मैक्रो लेवल। हेल्थ के हो गए, इलिटरेसी के हो गए, पॉवर्टी के हो गए, इन्फ्लेशन हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे हम करते हैं। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, सबसे पहले एडम स्मिथ, उसके बाद फिर जनाब एक आया रॉबिन, उसने दी। और उसके बाद अभी जो मॉडर्न, सॉरी, उसके बाद आया एल्फ्रेड मार्शल। और जो मॉडर्न चल रही है वो है लिनोइल रॉबिन की डेफिनेशन। ठीक है, हम चलते हैं जनाब आगे। अब हम जब यहाँ पे जाते हैं तो एडम स्मिथ ऑल्सो नोन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मदर है सोशल साइंसेस की और इकोनॉमिक्स का फिर बाप है एडम स्मिथ। उसने बुक लिखी एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। कब लिखी? 1760, 1776 में, ये भी आपने याद रखना है। उसने कहना है, उसका कहना है कि जो इकोनॉमिक्स है डील विद द वेल्थ ऑफ नेशन रेदर देन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर से ज्यादा हम वेल्थ ऑफ नेशंस पे बिलीव करते हैं, उससे डील करते हैं। जी, ठीक हो गया। वो कहता है किस तरह से वेल्थ प्रोड्यूस होती है, एक्सचेंज होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है और यूज होती है। उसकी बुक थी, उसके 4 चैप्टर थे। एक था प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, एक है एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, एक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और एक है यूज या कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। अब इसको जरा एग्जांपल से देता हूँ, आपने जो आगे लिखा हुआ ये नहीं पढ़ना। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, 2 प्रोड्यूसर हैं, एक वीट प्रोड्यूस करता है और एक फर्नीचर प्रोड्यूस करता है। दोनों वेल्थ को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जी, समझ आ गई। एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, जो फर्नीचर वाला है वो फर्नीचर दे देता है वीट वाले को, और जो वीट वाला है वो किसको? फर्नीचर वाले को अपनी वीट देता है। और जो वीट वाला फर्नीचर वाले को दे देता है और फर्नीचर वाला वीट वाले को अपना फर्नीचर दे देता है। ये दोनों प्रोड्यूसर आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं वेल्थ। ये हो गया। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, भाई फर्नीचर वाले ने फर्नीचर बनाया तो लेबर को भी तो पे किया होगा, जिसने कैपिटल दिया उसको भी तो पे किया होगा, जिसने लैंड प्रोवाइड की उसको भी तो पे किया होगा, यानी रिवार्ड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जिसने लेबर दी थी उसके पास क्या आ गया? वेजेस। जिसने लैंड दिया था उसके पास रेंट, जिसने कैपिटल दिया था उसके पास इंटरेस्ट, पैसे आ गए। अब इसको घर जाएंगे और खर्च करेंगे तो ये कहलाएगा कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। तो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ कोई चीज बनाना, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ प्रोड्यूसर का आपस में एक्सचेंज करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ रिवार्ड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर कौन से वाले? कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, जिसके पास गया सैलरी, वेजेस, रेंट, वो अब इसको क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। अगला बंदे का नाम था एल्फ्रेड मार्शल। इसको कहते हैं, पुराने वाले ऊपर वाले का नाम था क्लासिकल, इसको कहते हैं न्यो क्लासिकल। और ये साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर लेके आया। 3 बातें याद रखें। इसकी बुक थी, उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कब लिखी? 1890 में। उसके मुताबिक इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस है। ये लोगों की डे टू डे लाइफ को स्टडी करता है, ऑर्डिनरी बिजनेस को। ओके।
वेल्थ इज द सेंट्रल एरिया ऑफ इंटरेस्ट। असल में तो दौलत ही कमाना है, लेकिन दौलत इस वजह से कमाते हैं कि लोगों की, सोसाइटी की और अपनी वेलफेयर कर सकें। तीन बात। सोशल साइंस है, सेंट्रल आइडिया फिर भी वेल्थ है जैसा उसका था। और इसने कहा जनाब दौलत इस वजह से नहीं कमाते कि हमें दौलत से प्यार है, बल्कि हम इस वजह से कमाते हैं कि लोगों की वेलफेयर कर सके। जी ठीक हो गया सब। अब बात है लिनोयल रॉबिन, मॉडर्न डेफिनेशन, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, अब ये मॉडर्न डेफिनेशन। ये कहता है साइंस, सिक्योरिटी और चॉइस, स्कार्सिटी और चॉइस। निकल क्या मतलब? फिर भाईजान ये सारी बातें, ये वेल्थ और ये सारी, इनको छोड़ दें। आप ये देखें कि असल में इकोनॉमिक्स है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो महदूद हैं और हमारी ख्वाहिशें लामहदूद हैं। लिहाजा हम उन रिसोर्सेज को बदल बदल के करते हैं। कभी एक ख्वाहिश को पूरा करते हैं, रिसोर्सेज लगाते हैं, फिर हम कभी दूसरे को करते हैं अल्टरनेटिवली। तो हम रिसोर्सेज को अल्टरनेटिवली यूज करते हैं क्योंकि ख्वाहिशें लामहदूद हैं और उनको सेटिस्फाई करने वाले जो रिसोर्सेज हैं वो महदूद हैं। उसने कहा स्कार्सिटी की ही सारी गेम है, और यही मॉडर्न डेफिनेशन इन इस बुक नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये याद रखेंगे। कब लिखी? 1932 में। ये याद रखेंगे। वो कहता है इकोनॉमिक इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, इंसान का बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं एज ए रिलेशनशिप बिटवीन बहुत सारी ख्वाहिशें, एंड मतलब ख्वाहिशें, एंड स्कॉर्स यानी लिमिटेड मीन्स, एंड ख्वाहिशें मीन्स रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूज। इन रिसोर्सेज को एक ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल कर ले, दूसरी के लिए, तीसरी के लिए, तो ये अल्टरनेट यूज। ओके। मल्टीपल एंड्स स्टेट्स एम्पल वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, बहुत सारी ह्यूमन बीइंग्स wants are unlimited. The human wants never come to an end and basis for economic problem। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार, हमारी तो ख्वाहिशें नहीं खत्म होती। तो फिर scarcity of resources to satisfy that needs and want are insufficient, थोड़े हैं। ले जी बात होगी खत्म। अब आती है scarcity और choice। ठीक है जी ठीक है। फिर बेसिक इकोनॉमिक इशू अराइज बाय मल्टीपल एंड मतलब वांट्स एंडलेस है, एंड जो मीन्स रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं। तो हमें क्या होते हैं, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन हमें इंसान पूरे नहीं मिलते, लेबर की कमी हो जाती है, कैपिटल की कमी हो जाती है, नेचुरल रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। बात तो ठीक है। वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज थोड़े हैं। तो हमने कहा जब रिसोर्सेज की बात करते हैं तो दो तरह के, एक इकोनॉमिक रिसोर्सेज, एक फ्री रिसोर्सेज। फ्री रिसोर्सेज जैसे एयर है, सनलाइट। इकोनॉमिक रिसोर्सेज वो जो लिमिटेड है, जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो जो पैसे से आते हैं। लेकिन जी इसका मतलब है फिर मेन प्रॉब्लम ये हो गया द चॉइस, चूज करना किस तरह से स्कार्स रिसोर्सेज को नीड्स और वांट्स के लिए हमने लगाना है। तो जो हमें ज़्यादा फायदा देगा हम उधर रिसोर्सेज खर्च करेंगे। तो असल प्रॉब्लम है रिसोर्सेज लिमिटेड है, ख्वाहिशें लामहदूद हैं, तो इन रिसोर्सेज को कैसे अल्टरनेटिवली यूज करें ये हमें पता चल गया। तो फिर तीन क्वेश्चन अराइज हुए। सर अब मेरे पास पैसे हैं, मैं एक बिजनेस भी कर सकता हूँ, दूसरा कर सकता हूँ, तीसरा भी कर सकता हूँ, कहीं उजाड़ा भी कर सकता हूँ, खर्च भी कर सकता हूँ, दुनिया भी घूम सकता हूँ। तो मेरे पास तीन रिसोर्सेज हैं जब मैं बिजनेस कर, सॉरी तीन क्वेश्चन है जब मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। एक, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, लेबर लगाएं, कैपिटल लगाएं। तीसरा, फॉर होम टू प्रोड्यूस, आगे जिनके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बंदे कैसे हैं, अमीर हैं तो कुछ और प्रोड्यूस करेंगे, गरीब हैं तो कुछ और प्रोड्यूस करेंगे। ऐं जी पढ़ते, व्हाट टू प्रोड्यूस, it depends on the need of the society and use of the available resources, the more efficient one, either capital good or consumer goods. How much land should be allocated for crops and how much for industry. What to produce, क्या करना है, how to produce, ठीक है, स्कार्स रिसोर्सेज, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, लेबर लगाएं, कैपिटल इंसेंटिव, फैक्ट्रीज लगाएं, मशीनें लगाएं या लेबर इंटेंसिव लगाएं, कैसे प्रोड्यूस करें। अब एग्रीकल्चर है तो लेबर इंटेंसिव हो, लेकिन अगर कोई इंडस्ट्रियल है तो कैपिटल इंटेंसिव हो। और आखिरी हमारा प्रॉब्लम क्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किन लोगों के लिए सेल करने के लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन हमारे पोटेंशियल बाय। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। जी हमें समझ आ गया। आगे चलते अब है, उसने कहा इकोनॉमिक्स जो है
वो साइंस है या आर्ट है? हम कहते हैं दोनों है। साइंस क्या है? नॉलेज। जैसे मैं आपको किसी से सिखाऊं इधर बैठ के कि आपने गाड़ी कैसे चलानी है, कब ब्रेक लगानी है, ये साइंस है। आर्ट क्या है? जब आप गाड़ी चलाएंगे और सीखेंगे दिन ब दिन, हर बंदे के सीखने का वो आर्ट है। तो इकोनॉमिक साइंस भी है, आर्ट भी है। कैसे? साइंस क्यों है? जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, लॉ है, साइंस है। इन ये चूंकि हमने अभी पढ़ा है कि ये ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है और हर इंसान मुख्तलिफ होता है, लिहाजा ये आर्ट भी है। ठीक है, तो साइंस नॉलेज, आर्ट इंसान जब जाता है असल में काम करता है, वो आर्ट है। जब साइंस है तो पॉजिटिव साइंस भी है, नॉर्मेटिव। हमने कहा पॉजिटिव साइंस क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले वो कहते हैं साइंस तो पढ़ लो। इकोनॉमिक्स इज द साइंस बिकॉज साइंस सिस्टमेटिकली स्टडी ऑफ द नॉलेज एंड फैक्ट विच डेवलप्स द कोरिलेशनशिप बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट। ये होगा तो ये होगा। In science, all facts must be systematically collected, classified, analyzed, perform experience and फिर उसका जनरल प्रोसेस बनाया जाता है। जैसे किसी ने सोचा होगा अगर प्राइस बढ़ जाए तो क्या होगा, फिर उसने लिखाया होगा लॉ ऑफ डिमांड, फिर लॉ ऑफ सप्लाई, फिर आगे इसी तरह थ्योरीज। जी पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव डील विद फैक्चुअल क्वेश्चन एंड पॉजिटिव साइंस जिसपे हर बंदा राजी हो। मेन चांद के गिर्द घूमती है, क्लियर हो गया। पाकिस्तान की इकानमी खराब है, दुनिया जंग में झुकी हुई है, लगी हुई है, ये पॉजिटिव साइंस। विच इज क्वेश्चन टेस्टेड एक्सेप्टेड फैक्ट एंड टू डेवलप सम मोर रिक्वायर्ड लॉज एंड प्रिंसिपल। ठीक है, असल सिचुएशन बनाते हैं, हर इससे हर बंदा एग्री होता है। जैसे अर्थ राउंड अराउंड आवर ब्रेन पासेस द ऑर्डर टू आवर बॉडी पार्ट्स एंड reacts under some existing condition, हाँ हमें पता है। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस पॉवर्टी, हमें पता है। ये सारे पॉजिटिव है। नॉर्मेटिव जिसमें जजमेंट शामिल हो, क्या दुनिया को जंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये फलां फैक्ट्री है, इसने मुलाजमीन को निकाल दिया, ये पॉजिटिव साइंस है। यार उसको नहीं निकालना चाहिए था, जिसमें जजमेंट आ जाए, जिसमें हर बंदा राजी ना हो, कुछ कहेंगे सही किया, कुछ कहेंगे गलत किया, ये नॉर्मेटिव साइंस। डिस्कस व्हाट आर टू बी और शुड बी। नॉर्मेटिव साइंस जो है इंक्वायरी ऑफर सजेशन टू द प्रॉब्लम, टेल अस द आइडियल सिचुएशन। ऊपर रियल सिचुएशन बता जाइए, आइडियल सिचुएशन। इट इन्वॉल्व इन एथिकल पर्सपेक्ट और नॉर्म्स ऑफ फेयरनेस। एथिक्स यानी अखलाकियात आती है इसमें, और फेयरनेस आती है। जी हमें पता चल गया। जैसे पोल्यूशन जो है वो टेम्परेचर बढ़ा रही है तो इसको टैकल करना चाहिए। गवर्नमेंट जो है बेसिक हेल्थ फैसिलिटी सबको प्रोवाइड करे, नॉर्मेटिव साइंस है। और इस तरह से बात सीखेंगे। आर्ट क्यों है भाई? इंसान का इल्म है, आर्ट तो होगा। नॉलेज इज साइंस, एक्शन इज आर्ट। आर्ट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज फॉर अचीविंग अ पर्टिकुलर गोल। को काम करें तो उसको प्रैक्टिकली करें तो फिर आर्ट है। वैसे सीख लें तो साइंस। साइंस गिव principle of any discipline, however the art turn these principle into reality। कोई मुझे सिखाए कि ब्रेक कैसे लगानी है और बाकी में ब्रेक लगाऊं तो आर्ट है। Since some gathering knowledge and facts through lecture and training about the driving a car is science, लेकिन ड्राइव करना आर्ट। कंक्लूजन, इकोनॉमिक साइंस भी है और इकोनॉमिक्स आर्ट भी है, हमें पता चल गया। अब है ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो। जो चैप्टर नंबर 2 और 3 आपने पढ़ा है वो माइक्रो है। 5 6 7 8 9 10 मैक्रो है। माइक्रो छोटा सा हिस्सा, माइक्रो बड़े वाला हिस्सा। मैक्रो किसी किसी मार्केट के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में। माइक्रो पूरे मुल्क के बारे में। मैक्रो टैक्स के मसले, मैक्रो अनएम्प्लॉयमेंट के मसले, मैक्रो किसी एक बंदे की इनकम के बारे में, माइक्रो पढ़ दे। माइक्रो, माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स, small or million part. It is a branch of economics that investigate individual behavior of household and firms and market. Individual लोगों का, फर्म्स का और मार्केट्स का, इन देयर ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ हमें पता चल गया। फैक्टर, मार्केट इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा है, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई हमें पढ़ा है, कंज्यूमर थ्योरी हमने पढ़ा है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़ा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, या पढ़ लिया गया। स्कोप, कमोडिटी की प्राइसेस, डिमांड और सप्लाई जहाँ पे इकट्ठे होते हैं। फैक्टर प्राइसिंग,
प्राइस थ्योरी ठीक हो गया, लैंड लेबर कैपिटल इनके प्राइसेस, डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वेलफेयर थ्योरी और की इकोनॉमिक क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इंपॉर्टेंस, इंडिविजुअल एजेंट को छोटे छोटे लेवल पे जाके स्टडी करता है जी, ये ठीक। स्कार्स रिसोर्सेज के एलोकेशन में समझ आता है, अभी हमने पढ़ा। प्राइस डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। इकोनॉमिक पॉलिसी में डिटरमिन में हेल्प करता है। इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये बड़े लेवल की पॉलिसी है, लेकिन छोटे छोटे लेवल पे स्टडी करेंगे तो उनको इकट्ठा करेंगे तो बड़े लेवल पे जाएंगे ना, ठीक है। और फाइनेंस मिनिस्टर के भी हेल्प करता है, ज़ाहिर फाइनेंस मिनिस्टर जगह जगह पे देखेगा जहाँ पे उससे इनकम ज़्यादा नजर आएगी लोगों की टैक्स ज़्यादा लगाए, जहाँ पे लोगों की इनकम कम नजर आएगी तो टैक्स कम लगाए। लिमिटेशन, नैरो पर्सपेक्टिव, छोटे लेवल को देखता है, बड़े लेवल पे नहीं देखता। जैसे हम स्कर्दो गए और वहाँ पे सर्दी थी जून में, हमने कहा जी पूरे मुल्क में एसी दे दो। भाई स्कर्दो वालों को तो एसी देखना चाहिए, लेकिन पूरे मुल्क में तो गर्मी पड़ रही है, तो नैरो छोटे लेवल का होता है। इनअप्रोप्रिएट इन मेजर एरियाज, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इन बड़े बड़े एरियाज में ये फेल हो जाते हैं क्योंकि वो मैक्रो वाली। वीक एग्जम्पशन, इसकी एग्जम्पशन अक्सर वीक होती है, जैसे नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम, नो चेंज इन वेदर। क्या नो चेंज इन वेदर पॉसिबल है? ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। नो चेंज इन पॉपुलेशन कैसे पॉसिबल है? वीक एग्जम्पशन हो, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे चलते, मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े लेवल, ठीक है, बड़े लेवल, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पब्लिक डेट, बड़े बड़े लेवल। इसमें हम स्कोप क्या करते हैं, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उनको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ तो आगे ये चैप्टर हैं पूरे ग्रोथ और डेवलपमेंट के। नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बड़े लेवल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। और इसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक की पॉलिसी। इंपॉर्टेंस क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बड़े बड़े सिस्टम को पढ़ता है, ठीक है। और जो है ग्रोथ जैसे टारगेट अचीव करते हैं, जैसे गवर्नमेंट कहती है हमने ग्रोथ करनी, प्राइस को स्टेबल करने में हेल्प करती है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हेल्प करती है, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक इशू कैसे, इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, उसको हेल्प करती है। लिमिटेशन क्या है, एक्सेसिव जनरलाइजेशन, बड़ी बड़ी चीज़ों को एक ही दफ़ा कर, जैसे गर्मी पड़ लेती है सबको एसी दे दो, स्कर्दो वालों को हमने जनरलाइज कर दिया, वहाँ पे तो ऐसी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। हेट्रोजीनिटी इग्नोर, छोटी छोटी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे ओवरऑल हम देखते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, तो किसी खास जगह की डिमांड को हम नहीं देखते। और इसके अक्सर एनालिसिस मिसलीडिंग होते हैं, जैसे हम कह देते हैं इस दफ़ा हमारी वीट की प्रोडक्ट बढ़ गई है, बड़ा खुश हुए। हम ये नहीं बताते कि राइस की प्रोडक्ट्स कम हो गई है, इस दफ़ा राइस की प्रोडक्शन कम हो गई जी। आगे चलते जी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, कंजम्पशन और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जी जनाब। सबसे पहले प्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा या पढ़ेंगे, और इधर भी पढ़ लेते हैं। प्रोडक्शन कैन बी डिफाइंड प्रोसेस दैट क्रिएट्स यार एड वैल्यू। किसी ने चमड़ा लिया, लेदर लिया और ये वॉलेट बना दिया, प्रोडक्शन। अभी जो है ये लेदर से महंगा बेचेगा, इसका मतलब है वैल्यू ऐड हुई। प्रोडक्शन मीन्स वेयर इनपुट, रॉ मटेरियल वगैरह, और प्रोसेस एंड कन्वर्ट इनटू आउटपुट्स, यस ठीक है। मीनिंग ऑफ कंजम्पशन, द प्रोसेस विच कंज्यूमर, सॉरी कंजम्पशन ऊपर था, प्रोडक्शन, कंजम्पशन किसी चीज को खर्च करना। मीनिंग ऑफ कंजम्पशन, द प्रोसेस in which consumers satisfy their want by consuming goods and services। चीज़ें जब वो लेता है और खर्च करता है, खाता पीता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं जनाब, ठीक है, क्या कहते हैं, कंजम्पशन। अब है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, थोड़ा बहुत हमें पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जी। उनमें से लैंड और लेबर जो है वो है ह्यूमन फैक्टर, और लैंड और कैपिटल जो है वो नॉन ह्यूमन फैक्टर है। लैंड, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं गॉड गिफ्टेड, ठीक है, जो यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, हम कहते हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज यानी लैंड है। इसको अक्सर एन से नेचुरल रिसोर्सेज है।
जैसे इनसाइड आउटसाइड द अर्थ है, सारे एग्रीकल्चरल है, मिनरल है, ठीक है। सप्लाई ऑफ द लैंड, अच्छा लैंड जो है वो पैसिव फैक्टर है, इसका मतलब है इस पे कोई और फैक्टर काम करता है, जैसे एक्टिव फैक्टर जैसे लेबर। और सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स यानी वर्टिकल, ये हम चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, ठीक है। और इमूवेबल, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। अब है लेबर, ह्यूमन रिसोर्स। लेबर मीन द फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स विच आर यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, समझ आ गए। रोड ब्रेकिंग, माइनिंग, टीचिंग, काउंसलिंग ह्यूमन कैपिटल है जना, ठीक है। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैन बी इन्हांस बाई प्रॉपर एजुकेशन, एजुकेशन दे दे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ह्यूमन कैपिटल बेहतर हो जाएगा, ट्रेनिंग बेहतर हो जाएगा। डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ द लेबर, ठीक है, डिपार्टमेंटलाइजेशन से उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लेबर इज एक्टिव फैक्टर, पेरिशेबल एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड। पेरिशेबल कैसे है? हाँ, मैं जैसे एक क्लास में जाके पढ़ाता हूँ, अगली क्लास में जाता हूँ, मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ता है, पहले वाला पढ़ाया हुआ ज़ाय हो गया। कैन नॉट बी रिस्टोर, ये नहीं होता, आपने डॉक्टर से चेक कराया, अगली दफा बुखार होगा दोबारा जाने जाएंगे, ये नहीं होगा सर, पिछले वाला रिस्टोर कर लो, हो ही नहीं सकता। कैपिटल, मैन मेड रिसोर्सेज, कैपिटल मीन मैन मेड रिसोर्सेज विच आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे ये लैपटॉप ना होता, मैं आपको सर्विस ना दे रहा होता, आरी ना होती, कटर ना होता, फर्नीचर वाला फर्नीचर ना बना सकता। इट इंक्लूड्स मशीनरी, इक्विपमेंट, फैक्ट्री, कमर्शियल बिल्डिंग, हॉस्पिटल, रोड, रेलवे, डॉक्स, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। पैसा कैपिटल नहीं है, वो अकाउंटिंग में है, यहाँ पे नहीं है। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइजेज, ह्यूमन रिसोर्स, an individual or group of people who combines all three factor of production undertake the risk to earn the profit, ये हमें समझ आ गई। एंटरप्रेन्योर क्रिएट्स बिजनेस एंड प्रोवाइड्स रिटर्न टू द अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जी हमें समझ आ गया, लैंड ओके, लेबर ओके, कैपिटल ओके, एंटरप्रेन्योर ओके, हमें समझ आ गई। रिवार्ड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें पता है, नहीं पता तो पढ़ लेते हैं। जो लैंड देता है उसको मिलता है रेंट, कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज आपको दे रहा हूँ, उसको पैसे दे रहे हो, इकोनॉमिक जुबान में रेंट दे। जो लेबर प्रोवाइड करता है वो लेता है वेजेस, अब वो सैलरी भी हो सकती है, वेजेस हो सकते हैं, कमीशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो बंदा कैपिटल दे रहा होता है उसको इंटरेस्ट आप कहते हैं। नहीं सर जी, ये कैसे हो गया भाईजान, ये देखिए, आपने सेविंग की, आपने बैंक में जाके जमा कराई, बैंक ने दिया बिजनेसमैन को, बिजनेसमैन ने लगाई फैक्ट्री, कैपिटल। अब बिजनेसमैन बैंक को क्या देगा? इंटरेस्ट। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली तो बैंक ने ही क्या प्रोवाइड किया? कैपिटल। ओके हो गया जी। फिर प्रॉफिट, ये एंटरप्रेन्योर का रिवार्ड है क्योंकि वो रिस्क ले रहा होता है। डिराइव डिमांड हम पहले पढ़ चुके हैं, नीचे समरी है इनकी, वो हम पढ़ चुके हैं। प्रोडक्शन विद स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, जरा सुने। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? सबने एमबीबीएस की है, सारे एक जैसे, किसी को न्यूरो में भेज दो, किसी को गायनी में भेज दो, किसी को आर्थ्रो में भेज दो, किसी को जो है स्किन वाले डिपार्टमेंट भेज दो, किसी को पीड्स में बच्चों वाले में भेज दो। अब इनकी डिवीजन हो गई, डिफरेंट डिपार्टमेंट भेजना। इस तरह से सारे बंदे बैठे हैं, होंडा मोटर वालों ने, टोयोटा वालों ने, एक को भेज दिया, तुम रॉ मटेरियल लेके आओगे, तुम बाकी का आयरन लेके आओगे, तुम इस आयरन को मेल्ट करोगे, तुम इस मेल्ट किए हुए को क्या करोगे? एक ढांचा बनाओगे, तुम उस ढांचे में वायरिंग करोगे, तुम उसमें पेंट करोगे, तुमने उसके ऊपर डोर लगाने हैं, तुमने उसके ऊपर एसी वगैरह का बाकी काम करना है, तुमने उस पर टायर लगाने हैं, तुमने इसकी क्वालिटी को देखना है। ये सारी होती है डिवीजन ऑफ लेबर। अब जो कोई बंदा किसी डिपार्टमेंट में चला गया, अब वो वही काम करता रहेगा, पेंट वाला पेंट कर रहा है, 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 आखिरकार वो एक्सपर्ट बन जाए। जो पेड्स में चला गया, बच्चों को चेक कर रहा है, बच्चों को चेक कर रहा है, बच्चों के बीमारियों का एक्सपर्ट बन जाए। इसको कहते हैं स्पेशलाइजेशन। दोनों की वजह से कम वक्त होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, कॉस्ट कम होती है, साइंसदान बनते हैं कॉस्ट पर स्पेशलाइजेशन से। फिर जनाब सर्विस जल्दी होती है, काम में टाइम कम लगता है, क्वालिटी बेहतरीन होती है काम की,
ठीक है, तो ये चले आए जी, पढ़ते हैं, हमें समझ आ गया हम क्या पढ़े। डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर रेफर टू प्रोड्यूसिंग सर्विसेज बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ टास्क दैट आर कैरिड बाय डिफरेंट वर्कर, डिफरेंट टास्क में उसको कन्वर्ट कर देना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, रेदर ऑफ बीइंग डन बाय वन डिवीजन, बजाय कि एक ही बंदा सारे काम करे, डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे वो कहते हैं गारमेंट फैक्ट्री में एक कटिंग होता है, एक स्टिचिंग होता है, एक आर्निंग होता है, एक रैपिंग होगा। हमने कहा ये तो समझ आ गई। इस तरह वो कहता है पेन मेकर, कोई प्लास्टिक को मेल्ट करता है, कोई मोल्डिंग करता है, उसके वो बनाता है, कोई रिफिल करता है, कोई उसको पैक कर देता है, इसी तरह से। और ये आगे लिखा गया। अब स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन अक्कर व्हेन वर्कर यूजेस स्पेशलाइज्ड स्किल एंड नॉलेज टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक असाइन टास्क। अब वो स्पेशलिस्ट हो चुका है भाई डिवीजन ऑफ लेबर के लिए। ये जो बेनिफिट है ये डिवीजन ऑफ लेबर के भी हैं और स्पेशलाइजेशन के। यू जी, स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। इससे क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ठीक है। स्पेसिफिक टास्क दे आर गुड एट, वो काम करते हैं जिस पे वो अच्छे हैं। ये कि सारा जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, ये ना हो। ठीक है, एक बंदा एक काम करता है जिसमें वो अच्छा होता है, पहला फायदा। दूसरा, काम करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, उसी में एक्सपर्ट बन जाएंगे, ये भी फायदा है। फिर टाइम की सेविंग होती है। एक्सपर्ट बंदा यूं काम करता है जैसे तंदूर पे जाए वो रोटियां लगाने वाला, मिनट में रोटियां लगाता है, ढेर सारी रोटी। स्पेशलाइजेशन इन रीजनल एंड इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कुछ मुल्क या कुछ जगह रीजनल के केस में, जैसे केपीके हमारा, उधर ड्राई फ्रूट होते हैं, मैदानी इलाकों में माल्टा और आम होता है, ये स्पेशलिस्ट स्पेशलिटी है। ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान कपास में और कॉटन में स्पेशलिस्ट है, कोरिया टेक्नोलॉजी में, जापान टेक्नोलॉजी में। तो ये डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है। खजूरें सऊदी अरब और ईरान से ज़्यादा बेहतर आती है। तो ये इस तरह से भी। लें जी, हमारा आखिरी टॉपिक आज इस लेक्चर का, ठीक है, और वो है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन तीन है। नंबर वन, मैं कंज्यूम नहीं करता बल्कि कुछ सेव कर लेता हूँ, क्रिएशन ऑफ सेविंग। नंबर टू, मेरे से सेविंग लेके बिजनेसमैन तक पहुंचाना, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। ओके, और आखिरी, उन सेविंग को बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है। सेविंग, सेविंग के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सेविंग का आगे हमारे पास एक पूरा चैप्टर है, उसमें सेविंग और उसके डिटर्मिनेंट्स दिए गए। अभी हम यही बस इतना ही समझ लेते हैं कि मोबिलाइजेशन, कैपिटल मार्केट अच्छी होगी तो मोबिलाइजेशन अच्छी होगी। और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इतना है कि बिजनेसमैन लेके कोई चीज़ खरीद लेता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। सेविंग के बाद एक चैप्टर आता है, सॉरी टॉपिक आता है उसी चैप्टर में, इन्वेस्टमेंट का, जिसमें इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है और इन्वेस्टमेंट के साथ उसके डिटर्मिनेंट्स भी लिखे हुए, लिहाजा हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, बस हमें ये पता चले। जी पढ़, सबसे पहले कैपिटल फॉर्मेशन होती है। कैपिटल फॉर्मेशन, नेट कैपिटल अकोमुलेशन, नई फैक्ट्री लग गई, नए टूल्स आ गए, रेफर टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द कंट्री ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। टाइम लगता है फैक्ट्री लगने में भाई, तो फैक्ट्री लगी तो कैपिटल में इजाफा हो गया। ठीक है, करंट कंजम्पशन इज सेक्रीफाइस फॉर द एकोमुलेशन ऑफ कैपिटल। जाहिर है मैं कुछ करंट अपनी जो कंजम्पशन है वो सेक्रीफाई करूंगा तो कुछ ना कुछ सेविंग होगी। यस, कैपिटल गुड्स मतलब मशीन, प्लांट, टूल, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट, जो है मटेरियल्स, और इस तरह से क्या, इलेक्ट्रिसिटी, सारी कैपिटल। स्टेजेस इन्वॉल्व है, सबसे पहला क्रिएशन ऑफ सेविंग, दूसरा मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, और तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग। Saving are done by the individual or household. People save the money by not spending all of their income. Level of saving of the country depend, किस पे डिपेंड करता है जी, चैप्टर चैप्टर आई थिंक 7, चैप्टर नंबर 7 में, या 8 होगा मैक्सिमम, 7 या 8 में बड़ी डिटेल से इनको डिटर्मिनेंट्स
के नाम से लिखा गया है। जो पढ़ चुके हैं उनको पता है, जिन्होंने पढ़ना है वो बाद में पढ़ लेंगे, तो हम वहां से लिए पढ़े। मोबिलाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ सेविंग फ्रॉम हाउस होल्ड टू बिजनेसेस, पता चल गया। सेविंग कैपिटल मार्केट के थ्रू होती है। कैपिटल मार्केट अच्छी होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन अच्छी होगी। कैपिटल मार्केट मसलन ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो गए, बैंक हो गए, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, गवर्नमेंट हो गई, ये जो लोग कर्जे देते हैं, डिपॉजिट लेते हैं। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ द सेविंग इन रियल कैपिटल इज इंटेग्रल, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट इट कैन ओनली हैपन इफ देयर इज इनफ एंटरप्रेन्योरियल वेंचर, बिजनेसेस होंगे तो इन्वेस्ट होगा, दैट आर विलिंग टू टेक रिस्क और अनसर्टेनिटी को गले लगाना चाहते हैं, तो तभी हो सकती है इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग। ये हमें समझ आ गई। अब इसके सेविंग के भी डिटर्मिनेंट्स हैं, वो भी उसी चैप्टर में लिखे गए हैं, जहाँ पे जो है सॉरी इन्वेस्टमेंट के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो भी वहीं पे लिखे गए हैं, जहाँ पे हमारे जनाब लिखे गए हैं कौन से वाले, सेविंग वाले डिटर्मिनेंट्स, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाले लिखे गए। और एक छोटा सा टॉपिक है जो हम में से चले हम इसको यहीं से स्टार्ट करें।